हेलो एवरीवन, हम लोग इस वीडियो के अंदर सेक्शन 18 से लेके बाकी के जो बचे हुए सेक्शन आपके हैं हिंदू मैरिज एक्ट के उसको कवर करेंगे। अभी मैंने एक और वीडियो डाली है जिसके अंदर सेक्शन 1 से 18 तक मैंने कवर करवा दिए, एक बार जाके उसको देख लेना। दूसरी वीडियो आपकी ये है जो फर्स्ट वाले का सेकंड पार्ट है जिसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सेक्शन 18 यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद हम लोग जाते हैं अपने सेक्शन नंबर 19 के ऊपर। 19 आपका बात करता है जैसे कि ज्यूरिसडिक्शन एंड प्रोसीजर का चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। तो 19 में बोलता है कि किस जगह पे आपका शूट फाइल करा जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, ये आपको सिंपल सा पता है, जो कि ऑर्डिनरी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जिसके अंदर आपकी ये चीज़ें होंगी उनके वहाँ पे शूट फाइल करा जाएगा। पहला आपका बोलता है कि जो भी आपकी प्रेजेंट करी जाएगी पिटीशन वो आपकी रहेगी कि जहाँ पे शादी हुई है वो, मतलब कि ए पर्सन आपका दिल्ली का है और बी हरियाणा से है, उनकी शादी दिल्ली में हुई तो पहले के हिसाब से आपकी जो पिटीशन डलेगी दिल्ली में चलेगी। दूसरा बोलता है कि द रिस्पोंडेंट एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन रिजाइड, जहाँ पे रिस्पोंडेंट मतलब अगर इसने केस फाइल किया तो जहाँ पे ये रहता है उस जगह पे यहाँ पे शूट फाइल करी जा सकती है। तीसरा आपका इसके अंदर आपका बता रहा है कि जो पार्टीज है लास्ट रिजाइड टुगेदर उन्होंने कर रखा हो उस जगह पे आपकी शूट फाइल हो सकते हैं, मतलब घूमने गए वो जगह नहीं है, परमानेंट लास्ट रिजाइड होना चाहिए वो। 3A है वो आपका इंपॉर्टेंट है जो 2003 में एक एक्सेप्शन दे रहा है कि वाइफ जहाँ पे पैटिशनर होगी तो जहाँ पे वाइफ रहती होगी उस जगह पे वो शूट फाइल कर सकती है, ये इसके लिए स्पेशल ग्राउंड दे रखे हैं। फोर्थ वन है कि रिजाइडिंग एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन, जहाँ पे प्रेजेंट आपका पिटिशनर रहता होगा, एंड या फिर इन केस वेयर द रिस्पोंडेंट इज एट द टाइम रिजाइडिंग आउटसाइड द टेरिटरी टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड, मतलब कि जहाँ पे ये एक्ट नहीं लगता उस जगह पे वो पिटिशनर आपका रहता होगा तो, एंड हैज़ नॉट बीन हियर्ड और एज बीइंग अलाइव फॉर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर, अगर 7 साल के अंदर उसको सुना भी नहीं गया तो क्या रहेगा, पर्सन हु वुड नेचुरली हैव हियर्ड ऑफ हिम इफ, जहाँ पे मतलब कि रिजाइड करता है पैटिशन उसी जगह पे, अगर इन केस या तो आपका जो रिस्पोंडेंट था वो या फिर इस जगह पे रह रहा है मतलब कि अब्रोड चला गया तो उस केस के अंदर, या फिर आपका 7 साल तक उसको सुना नहीं है तो जहाँ पे वो रह रही है उस जगह पे सिर्फ डिक्लेरेशन करके आएगी और शादी खत्म मान ली जाएगी। उसके बाद आपका सेक्शन 20 जो कि इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं है, इंपॉर्टेंट सिर्फ आज इसका जो नंबरिंग है वो देख लेना, कंटेंट एंड वेरिफिकेशन की बात करता है कि उसको वेरीफाई करा जाएगा, एक बार देख लेना सुपरफिशियली। फिर आपका सीपीसी के रिगार्डिंग आपका सेक्शन 21 है, इसको भी एक बार देख लेना। 21A आपका बात करता है पावर टू ट्रांसफर द पिटीशन इन सर्टेन केसेस, इसको भी आपने सिर्फ ऊपर से एक बार रीडिंग आउट कर लेनी है कि किस क्लॉज में कौन सी चीज़ दे रखी है, सिर्फ वो कि मतलब अगर आपने कोई प्रेजेंट करी है सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आता हो, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आते हो तो उनको ट्रांसफर करने की एप्लीकेशन कहाँ लगेगी। जैसा सेक्शन 23 एंड 25 आपके सीपीसी के अंदर हैं उनके हिसाब से भी आप इसको पढ़ सकते हो साथ में। नेक्स्ट आपका 21B है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, अगेन सिर्फ नंबरिंग देखनी है, स्पेशल प्रोविजन दे रखे हैं आपके कि यहाँ पे क्या रहेगा कि आपको 2 सेकंड और थर्ड क्लॉज है, इनको एक बार देख लेना कि अगर बात करें पिटीशन की या फिर बात करें अपील की तो कितने टाइम के अंदर उसको आपने क्या करना है, ख़त्म कर देना है, डिस्पोजल ऑफ करना है। तो अगर बात करें पिटीशन की तो 6 महीने और अपील की बात करें तो उसको 3 महीने में डिस्पोजल ऑफ कर देना। फिर आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो कि 61 के अंदर आपके इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर है, वो भी एक बार आप देख लेना। 1976 के अंदर इसको इंसर्ट किया गया है, वो भी आपको याद रखना है। 22 बोलता है कि इन कमरा मतलब कि प्रोसीडिंग आपकी इन कमरा होगी, मतलब पर्सनली चलेगी, किसी के सामने नहीं चलनी चाहिए। उसके बाद आपका बोलता है कि उसकी जजमेंट वगैरह को आप पब्लिश और प्रिंट नहीं करोगे, एक्सेप्ट आपका बोलता है जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट विद द परमिशन ऑफ सच कोर्ट, उनकी परमिशन से ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उनको पब्लिश और प्रिंट करा जा सकता है। अगर इनके अगर आपने बिना परमिशन लिए उनकी जजमेंट को छाप दिया तो यहाँ पे आपके ऊपर पनिशमेंट लग सकती है 1000 रुपये की, जैसा कि 228A आपका है आईपीसी के अंदर जहाँ पे बोलता है डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ रेप विक्टिम, तो उसकी तरीके से यहाँ पे बोलता है कि किसी भी प्रोसीडिंग को यहाँ पे प्रिंट और पब्लिश नहीं करा जाएगा। फिर बोलता है 23 बोलता है डिक्री इन प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट वेदर डिफेंडेड और नॉट इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट, ये यहाँ पे कोर्ट की ड्यूटी बता रहा है कि एनी ऑफ द ग्राउंड जो आपके ग्रांट करने के रिगार्डिंग है वो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि जो भी रिलीफ वहाँ पे मांगी गई है उसके रिगार्डिंग उसके ग्राउंड जो है वो भी यहाँ पे आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो आपको सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। उसके बाद बोलता है कि वो जो पार्टी है वो आपकी किसी भी अपनी खुद की गलती या फिर डिसेबिलिटी का खुद ही फायदा नहीं उठा रही है, तो जहाँ पे बोलते हैं कि वन शुड कम टू द कोर्ट विद क्लीन हैंड, तो वही यहाँ पे कंसेप्ट लागू हो जाता है। फिर आपका बोलता है कि ग्राउंड मतलब कि आपके डाइवोर्स के रिगार्डिंग आपके ग्राउंड आ जाते हैं, म्यूचुअल कंसेंट यहाँ पे हो उनकी, तो उस केस के अंदर जो कंसेंट है वो ऑब्टेन आपकी फोर्स फ्रॉड अंडर इन्फ्लुएंस से ना ली गई हो, इन चीज़ों को चेक करा जाएगा।
कोल्यूजन का खुद का यहाँ पे फ़ायदा ना उठाए, वो दोनों पार्टी आपकी क्या करती है, एक तरीके से कोल्यूजन करती है, फिर उसके बाद अगर करें तो वो यहाँ पे आ जाता है। या फिर आपके अननेसेसरी और इम्प्रॉपर डिले इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग आपकी नहीं होनी चाहिए गलत तरीके से, या फिर आपकी फर्दर कोई भी ग्राउंड ऐसा हो सकता है जहाँ पे ऐसा लगे कि यहाँ उसकी डिग्री पास कर देनी चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग आपकी हो जाएंगी। फिर आपका यहाँ पे ई पॉइंट है, देयर इज़ नो अदर लीगल ग्राउंड वाई द रिलीफ शुड नॉट बी ग्रांटेड, मतलब कि वहाँ पे और अदर ग्राउंड कोर्ट को नहीं मिलते कि जिसके ऊपर बोल सकें कि हम लोग आपको रिलीफ ग्रांट नहीं करेंगे, तो उस केस के अंदर बात हो रही है। तो ये एक बार आपको सुपरफिशियली पढ़ लेना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस लेवल का नहीं है। सिर्फ आपके म्यूचुअल कंसेंट के रिगार्डिंग आ जाता है कि यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से अंडर इन्फ्लुएंस वगैरह उसके ऊपर कमिट ना करा गया हो। उसके बाद इसका थर्ड क्लोज है, वो आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है। थर्ड के अंदर आपकी कुछ टाइम पीरियड दे रखा है, लास्ट के अंदर उसको एक बार देखना है अपने, सिर्फ 15 डेज़ का वहाँ पे टाइम आपको दे रखा होगा, मिडिल में बिल्कुल आपको मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है जी, नॉट एक्सीडिंग 15 डेज। मतलब फॉर द पर्पज ऑफ एडिंग द कोर्ट इन ब्रिंगिंग अबाउट सच रिकन्सिलेशन करवाने के पर्पज से अगर कोर्ट वहाँ पे चाहे द कोर्ट में, इफ द पार्टी सो डिजायर और इफ द कोर्ट थिंक इट जस्ट और प्रॉपर टू डू सो, एडजर्न द प्रोसीडिंग, उसको 15 दिन की एडजर्नमेंट मिल सकती है, जो कि यहाँ पे ऑर्डर 17 के अंदर दे रखी है। एक बार जाके वहाँ पे भी आप उसको देख लेना एडजर्नमेंट के रिगार्डिंग। उनके बाद लास्ट में बोलता है कि उसकी कॉपी वगैरह उसको दे दी जाएगी। फिर 23A सिर्फ हेडिंग पढ़नी है। 24 बोलता है मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट, मतलब कि जो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग होगा जो खर्चा, वो यहाँ पे दिए जाने की बात कर रहे हैं। प्रोसीडिंग का जो खर्चा होगा वो सारा, मतलब इंट्रीम भी बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग आपकी जब प्रोसीडिंग चलती है तब अदर पार्टनर को वहाँ पे क्या मिलता है, कुछ उसको खर्चे पानी देने पड़ते हैं, तो वो आपके पेंडेंटे लाइट हो जाएंगे और प्रोसीडिंग का जो भी खर्चा होगा वो भी यहाँ पे दिया जाएगा। एक बार इसको भी पढ़ लेना है आपने, यहाँ पे आपके इंक्लूड है हस्बैंड और वाइफ दोनों को मिल जाएगा, ये आपको याद रखना है जी, ठीक है। नंबरिंग पूछी जाती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस लेवल का नहीं है। इसके अंदर आपका बताया रखा है कि रिस्पोंडेंट जो होगा वो आपका यहाँ पे क्या है कि देगा उस पेटिशनर को, जिसने भी यहाँ पे एक्सपेंसेस मांगे हैं ना, उसका जो भी आपका रिस्पोंडेंट होगा उसको देने पड़ेंगे ये खर्चे उसको, बेशक वो हस्बैंड और बेशक वो वाइफ हो। उसके बाद आपकी एक चीज़ इसके अंदर प्रोवाइजो बोलता है कि जब भी ये आपकी एप्लीकेशन लगेगी इंटरिम रिलीफ के रिगार्डिंग, तो जैसा 125 CRBC के अंदर हमने पढ़ा है कि उसको एप्लीकेशन को कितने दिन के अंदर यहाँ पे डिस्पोजल ऑफ करना होगा, तो 60 डेज़ का टाइम यहाँ पे बता रखा है। 60 दिन के अंदर उसकी एप्लीकेशन है उसको आपने ग्रांट कर देना है। फिर बोलते हैं परमानेंट एलिमनी मेंटेनेंस के रिगार्डिंग सेक्शन 25, तो एनी कोर्ट जो भी आपका कोर्ट होगा जो कि आपका क्या कर रहा है यहाँ पे एक्सरसाइज करता है ज्यूरिसडिक्शन ओवर उस केस के अंदर आपका, तो मे एट any time passing any decree or any time subsequent thereto on application made to it for the purpose of या फिर फॉर द पर्पज बाय आइदर द हस्बैंड और द वाइफ, मतलब कि दोनों कोई भी एप्लीकेशन आपकी लगा देगी, तो इस केस के अंदर आपकी उसके मेंटेनेंस के पर्पज से या फिर उसको जो भी ग्रोस सम होगा वो दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा इसके रिगार्डिंग आपका पेपर में पूछा जाता है। यहाँ पे आपका एक पॉइंट दे रखा है, इसके अंदर आप देखोगे तो बोलता है कि मंथली और पीरियडिकल सम देने होते हैं आपको, ठीक है जी, इसको एक बार देख लेना, मंथली और पीरियडिकल सम देने पड़ेंगे जो कि उसके रिगार्डिंग आपके ठीक रहते हैं। वो तो ग्रोस सम भी हो सकता है या फिर मंथली और पीरियडिकल कोई भी पेमेंट मांगी जाएगी वो दी जा सकती है, लेकिन वो तब तक दी जाएगी जब तक कि वो उसकी लाइफ है, मतलब कि जब तक जिंदा है तभी तक दिए जाएंगे, बाकी नहीं देंगे। फिर आपका थर्ड क्लॉज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे बोलता है कि जिसके रिगार्डिंग सिर्फ आपका बोलता है कि पहले जिसके फेवर में आपने ऑर्डर दे रखा था अगर उसने दोबारा से शादी कर ली है या फिर वो आपका अनचेस्टे हो जाता है, तो उस केस के अंदर उसको वहाँ पे ख़त्म कर दिया जाएगा, जैसे 125 के क्लोज 4 CRBC में दे रखा, उनको एक बार देख लेना। फिर बोलता है कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन के रिगार्डिंग आपका बात करता है, तो चिल्ड्रन की कस्टडी यहाँ पे किसके पास जाएगी वो डिपेंड करती है कि कौन ऐसा पर्सन होगा जो कि पैरामाउंट कंसीडरेशन के हिसाब से दिया जाएगा। तो सेक्शन 13 आपका एक्ट के अंदर आएगा, वो हम लोग पढ़ लेंगे। मेंटेनेंस के रिगार्डिंग आपका है, जिसके अंदर बच्चे की पैरामाउंट कंसीडरेशन देखी जाएगी कि वो बच्चा वेलफेयर कैसे किसके पास रहेगा उसके रिगार्डिंग, और उसका नेचुरल गार्जियन कौन होगा उसके रिगार्डिंग सेक्शन 6 में आएगा, वो भी एक बार कवर कर लेंगे। तो बच्चे की जो एजुकेशन है उससे रिलेटेड उसका मेंटेनेंस, उसकी कस्टडी का जो भी खर्चा होगा वो सारा यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है 26 सेक्शन के अंदर। और अगेन इसके प्रोवाइजो के अंदर फिर से वही चीज़ें हैं कि उसके एप्लीकेशन को आपने कितने टाइम के अंदर 60 डेज के अंदर डिस्पोजल ऑफ कर देना है। 27 बोलता है डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी है, अगर कोई भी यहाँ पे प्रोसीडिंग के अंदर इस एक्ट के अंदर में द कोर्ट में मेक सच प्रोविजन इन द डिग्री एज इट डिम जस्ट एंड प्रॉपर विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी प्रेजेंटेड एट और आफ्टर द टाइम ऑफ मैरिज विच मे बिलोंग जॉइंटली टू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, उसको यहाँ पे पार्टली दे दिया जाएगा जो भी जिससे रिलेटेड होगी। 28 के अंदर आपका एक पॉइंट आपका आएगा थर्ड क्लोज के अंदर कि आपको जो अपील है
वो आपका कितने दिन के अंदर फाइल कर देनी है, जो इस एक्ट में ऑर्डर और डिक्री आएगा उसके अगेंस्ट में। तो 90 डेज़ का पीरियड यहाँ पे आपको याद रखना है, 3 मंथ नहीं है, ये आपका 90 डेज़ है, उसको याद रखोगे, दोनों में फ़र्क होता है। यहाँ पे हो सकता है कि जनवरी, दिसंबर, जैन और आपकी फ़ेब की बात करते हो तो यहाँ पे 90 से एक्सीड जाने के चांसेस हो जाते हैं कुछ मंथ के अंदर, जैसे कि मतलब अगर जुलाई और अगस्त आ गया इकट्ठा, उसके बाद आपका सितंबर है तो 31 और आपका 30 तो 92 हो गए। तो इस वजह से आप यहाँ पे 3 मंथ की बजाय सिर्फ आप याद रखोगे उसको 90 डेज़ के हिसाब से। यही याद रखने का पॉइंट इसके अंदर आपका है। 29 में आपकी सेविंग क्लॉज बताता है, जो कि कस्टम अगर है तो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी अपनी। इस क्लॉज के ऊपर आप लिख सकते हो कस्टमरी डाइवोर्स। जो कि किसी पंचायत ने या फिर ग्राम पंच ने वगैरह ने करवाते हैं, उनके अंदर आपकी यहाँ पे आ जाती है, जो कि प्रिवेल ओवर करती है। उसके बाद आपका सेक्शन 30 है, जो कि रिपील्ड है, कब हुआ, 1960 में। दैट्स ऑल अबाउट हिंदू मैरिज एक्ट। दूसरे एक्ट के अंदर अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसके अंदर हिंदू माइनॉरिटी